चलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ देखिए, अठारह सौ पचासी से 1905 उदारवादी युग, 1905 से 1919 उग्रवादी युग, और फिर 1919 से 1948 गांधी युग। गांधी युग जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण माना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1948 के कालखंड या गांधी युग को माना जाता है। इस अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गांधी जी छाए रहे। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े बड़े आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस अवधि के दौरान कांग्रेस ने अंग्रेजों को लेकर असहयोग की नीति अपनाई और इस अवधि के दौरान अहिंसात्मक आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया इस अवधि के दौरान हिंदू मुस्लिम कट्टरता भी अपने चरम पर था। और फिर इस अवधि के दौरान जो 3 बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इससे अंग्रेजी सरकार की नींव भारत में हिल गई और फिर अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो गांधी युग के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये तो गांधी युग का पृष्ठभूमि हुआ। अब हम लोग गांधी जी के आरंभिक जीवन से संबंधित घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का जो योगदान रहा है उसको देखेंगे और फिर गांधी जी के द्वारा जो छोटे बड़े आंदोलन चलाए गए हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले गांधी जी का जीवन परिचय। जहां तक महात्मा गांधी का सवाल है तो एक अच्छे खासा बनिया परिवार में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को
गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जिस वजह से गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे। जो पोरबंदर तथा उसके आसपास के क्षेत्र के दीवान हुआ करते थे। गांधी जी का जन्म ऐसे परिवार में नहीं हुआ था जहां लोगों को खाने के लिए लाले पड़ते थे। नहीं, काफी सुखी संपन्न परिवार में गांधी जी का जन्म हुआ था। काफी सुखी संपन्न परिवार था गांधी जी का, कोई दिक्कत नहीं था। गांधी जी की माता पुतलीबाई थी। उस समय कम उम्र में ही लोगों का विवाह हो जाता था। तो गांधी जी का भी विवाह काफी कम उम्र में हुआ। लगभग 14 वर्ष के उम्र में वर्ष 1883 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। अर्थात गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी हुई और पत्नी कस्तूरबा गांधी जैसी होनी चाहिए। इसके विषय में जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो सिर्फ गांधी गांधी करता है। कस्तूरबा गांधी भी स्वतंत्रता सेनानी रही है। और देखिए, पत्नी कई प्रकार की होती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का पत्नी होता है, समझे। और एक बात आप जानिए, आप जैसन रहेंगे पत्नियों आपको वैसने मिलेगी। तो एकदम एक बात कहा जाता है कि भगवान जो है जोड़ा बड़ी सोच समझ के लगाता है। आप अगर मक्खी चूस हैं, आपकी पत्नियों मक्खी चूस। आप अगर दिलदार हैं, आपकी पत्नियों दिलदार मिलेगी। आप अगर चरित्रवान हैं तो आपकी पत्नी भी चरित्रवान होगी। आप अगर निर्लज पतित है तो आपकी पत्नी भी निर्लज पतित होगी। तो कस्तूरबा गांधी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है। और देखिए, इसलिए बोले कि पत्नी हो तो कस्तूरबा गांधी जैसी। गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर कस्तूरबा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी। गांधी जी जेल जाते थे, ये भी जेल जाती थी। मतलब अगर मान लिया जाए उनकी भागीदारी होगी
तो निश्चित तौर पर उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती थी तो स्वाभाविक सी बात है, जेल जाना पड़ता था। गांधी जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी को बेटी नहीं था, मात्र 4 बेटा था। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। वहीं गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता है। जमनालाल बजाज गांधी जी के पुत्र नहीं थे, लेकिन उसे गांधी जी अपने पुत्र के समान मानते थे, जिस वजह से जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है, 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। ये तो गांधी जी के जीवन परिचय के विषय में हुआ। यहीं पर 1-2 बात और जानिए। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। गांधी जी के ऐसे अनेकों अनुयायी हुए, लेकिन उसमें गांधी जी की प्रमुख शिष्या के रूप में मीराबेन की चर्चा मिलती है। मीराबेन की चर्चा मिलती है। गांधी जी पढ़ने में औसत से भी कम थे, मतलब कमजोर थे पढ़ने में ऐसा नहीं था कि बहुत तेज तरार थे, नहीं, पढ़ाई में काफी कमजोर थे गांधी जी। और एक आम मानव अपने बचपन में जो भी काम करता है हर चीज गांधी जी किए। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई, गुजरात के पोरबंदर में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर में हुई। और गांधी जी वकील बनना चाहते थे और इसलिए गांधी जी वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए वर्ष 1888 में लंदन गए। जब गांधी जी वर्ष 1888 में लंदन गए तो वहां कोट, पेन, टाई, जूता, बेल्ट, यानी एक प्रकार से पश्चिमी जगत के पोशाक में लेस होकर गांधी जी लंदन गए थे वकालत की डिग्री लेने के लिए, ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। और 1888 से 1891 ईस्वी तक लंदन में रहकर वकालत की डिग्री प्राप्त किए। और फिर 1891 में गांधी जी भारत वापस रिटर्न हुए लंदन से और वकालत की डिग्री लेने के बाद महात्मा गांधी भारत आकर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में वकालत करना शुरू किया। एज ए वकील महात्मा गांधी अपने जीवन में असफल रहे। ऐसा नहीं है
कि गांधी जी को अपने जीवन में हमेशा सफलता ही मिला। सफलता और असफलता दोनों के स्वाद को गांधी जी ने चखा था। गांधी जी ने असफलता के स्वाद को भी चखा। जैसे गांधी जी एज ए वकील अपने जीवन में असफल हो गए। जब गांधी जी को वकील के तौर पर काम नहीं मिलने लगा तो एक मुसलमान व्यापारी हुआ करते थे, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला उस समय के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उनका व्यापार भारत तथा विश्व के अलग अलग देशों में था। कई सारे केस मुकदमा उन पर हुआ था। दादा अब्दुल्ला गांधी जी के परिवार से जुड़े हुए थे। दादा अब्दुल्ला ने अपने ऊपर दक्षिण अफ्रीका में हुए केस की पैरवी के लिए महात्मा गांधी को हायर किया और दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए महात्मा गांधी 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका वर्ष 1893 में गए। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी 1 वर्ष के लिए दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। अब एज ए वकील तो गांधी जी असफल थे, तो केस की पैरवी कैसे करते? मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए चीजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था और अंग्रेजी भाषा में जो ऑर्डर था उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके दादा अब्दुल्ला को बताना था। यानी गुजराती को अंग्रेजी में, अंग्रेजी को गुजराती में ट्रांसलेट करके बताना था कि दादा अब्दुल्ला की केस में, दादा अब्दुल्ला के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें हो क्या क्या रहा है। मतलब एज ए ट्रांसलेटर महात्मा गांधी, एज ए ट्रांसलेटर महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक बार जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ एक घटना घटित हुई। उस घटना ने ही गांधी जी को प्रेरणा दिया कि भारतीयों के हक और अधिकार के लिए गांधी जी आगे आकर लड़ाई लड़े। क्या हुआ था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। पटना से दिल्ली की यात्रा, पटना से मुंबई की यात्रा, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा ट्रेन से कर रहे थे और गांधी जी के पास ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था। तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। और उस समय
दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था और दक्षिण अफ्रीका में यह कानून प्रचलित था, कोई भी भारतीय मूल के लोग ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह कानून प्रचलित था। लेकिन गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था, तो गांधी जी फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के क्रम में टीटी टिकट चेक करने के लिए आया तो देखा भारतीय है और फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा कर रहा है। टिकट मांगा तो टिकट दिखाया, टिकट तो ठीक था, फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था। लेकिन फिर भी गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि गांधी जी भारतीय थे। फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास श्रेणी से गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि गांधी जी भारतीय थे। और गांधी जी को इन दोनों स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन है सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये कहा है कि फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है तब तो हम यात्रा कर रहे हैं, अगर हमारे पास टिकट नहीं होता तब हम यात्रा करते, तब अगर हमें फेंक दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें ट्रेन से बाहर कर दिया गया है। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया और गांधी जी अपनी माता से प्रभावित थे और गांधी जी की माता ने गांधी जी को यह सिखलाई कि अगर किसी काम में हाथ लगाना है, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर देना है तब तक छोड़ना नहीं है। मतलब अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तब तक तैयारी करते रहना है जब तक कि दरोगा बन नहीं जाए। ये नहीं कि नालायक निकम्मा अयोग्य के तरह दिए परीक्षा में नहीं हुआ, मुंह थबड़ा के रोड पे घूम रहे। नहीं, सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो गांधी जी को उनकी माता ने सिखलाया था, एक तो सोच समझ करके काम में हाथ लगाना है, और अगर किसी काम में हाथ लगाना है तो जब तक उस काम को पूरा नहीं कर देना है तब तक छोड़ना नहीं है। तो गांधी जी ने विरोध किया कि क्यों हमें ट्रेन से बाहर किया गया, हमारे पास तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है, तो हमें क्यों बाहर किया गया है। गांधी जी अपने विरोध को एकदम पुरजोर तरीका से किया और जिद ठान लिए गांधी जी ना, हम यात्रा करेंगे तो फर्स्ट क्लास से ही यात्रा करेंगे। और गांधी जी के जिद के आगे झुकना पड़ा। प्रशासन को, और फिर गांधी जी फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही अपनी यात्रा को पूरा किया।
जो घटना है, इस घटना ने महात्मा गांधी को यह प्रेरणा दिया कि अगर कोई बात सत्य है, उस सत्य बात को लेकर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो फिर जो आपके अधिकार हैं, आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं, आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं। इस बात को महात्मा गांधी ने इस घटना के दौरान ही महसूस किया और फिर गांधी जी मने मन यह विचार किए कि हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों का नेतृत्व करेंगे और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों के साथ ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको हम समाप्त करवा कर रहेंगे। ये सब बात गांधी जी के मन में आया और गांधी जी के मन में जैसे आया गांधी जी लग गए। मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने के लिए काम करने में लग गए, काम करना शुरू कर दिए। देखिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए यह देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ रंगभेद की नीति अपनाई जाती थी। मतलब भारतीयों को काला कहकर पुकारा जाता था और दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था कि अगर कोई भारत के लोग हैं तो उन्हें अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखना है। इन सभी चीजों को गांधी जी ने देखा तो गांधी जी को लगा कि यहां अर्थात दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का तो शोषण किया जा रहा है ब्रिटिशों के द्वारा, तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में एक संगठन की स्थापना वर्ष 1894 में किया, जिस संगठन को नटाल कांग्रेस कहा जाता है। नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना कर गांधी जी इस संगठन के माध्यम से लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद करना प्रारंभ किया। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख शहर डरबन में वर्ष 1904 में फिनिक्स फॉरम की स्थापना किया। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही महात्मा गांधी ने
सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। जो सत्य बात है, जो सही बात है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट करना। और महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग वर्ष 1906 में साउथ अफ्रीका में ही जुलू जनजाति के समर्थन में किया। जुलू जनजाति के समर्थन में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रयोग किया। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस दौरान काफी बार गांधी जी को लाठी डंडा खाना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि गांधी जी धरना पर बैठते थे सब भारतीय को लेकर, जैसे पुलिस आता था सब भारतीय भाग जाता था। गांधी जी अकेले बैनर पोस्टर लेकर खड़ा। और फिर पुलिस इसका फायदा उठाता था, गांधी जी को पूरा कूटता था। छात्र नेता दिलीप कुमार है ना, देखते हैं अब आंदोलन करने के लिए जाता है नहीं, बहुत डरता है। जैसे बिहार पुलिस वाला में हम बोले चलिए क्या कहते हैं, कभी आएगा तो हम बताएंगे, कभी अगर आ गया क्लास में हम बोलेंगे उसको, आप लोग के सामने में बोलेंगे, आने दीजिए ना, ठीक है। बिहार पुलिस वाला में जब क्वेश्चन आउट हुआ था, बोले चलिए फिजिकल आंदोलन कीजिए, और जो होगा आर्थिक तौर पर हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम टीचर हैं, आप नेतृत्व कीजिए, हम बैकअप देंगे आपको, समझे। बोला नहीं, फिजिकल नहीं करेंगे, उठाना है हमको। और बहुत तेज आदमी है वो, समझे, बहुत तेज है, मतलब तेज तरार होना भी चाहिए। आंदोलन करता है, देखता है माहौल खराब हुआ, पुलिस कुटाई करेगा, भागता है। एक आधे बार वो मार खाया है। अब हम उसका बुराई नहीं कर रहे हैं। अब इसी में से कुछ लोग होंगे, उनको जानते होंगे, वो बोलेंगे कि रोशन सर तो आपका बुराई कर रहा था। नहीं, हम बोल रहे हैं कि हाँ उन नेतृत्व करते हैं। महात्मा गांधी जब लाठी डंडा खाए हैं तो हाल फिलहाल में भी उनके साथ बदतमीजी हो गया है, बीपीएससी, हाँ टीचर वाला में, ठीक है। नहीं पीटा न है, धकेला, धक्का मुक्की हुआ है, पिटा उठा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो इधर उधर होबे न करेगा जी, वहां पर तो हम भी रहते, कोई भी रहता तो किसी के साथ भी होता, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में काफी बार लाठी डंडा खाए। आप ही भरम में मत रहिएगा कि गांधी जी के एक चाटो नहीं लगा था ना। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में मन भरकर कुटाई हुई थी। ब्रिटिशों के द्वारा। और इस क्रम में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल भी गए। वर्ष 1908 में महात्मा गांधी जेल भी गए थे। और गांधी जी कालेनबाग की मदद से वर्ष 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया।
टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला। इस पत्रिका के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को गांधी जी ने जागरूक करने का प्रयास किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान उन्नीस सौ 1909 में लंदन की यात्रा पर गए थे और जब वे लंदन की यात्रा पर थे तो उस दौरान उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की और इसमें गांधी जी ने पंखा को उधर कीजिए तो पंखा उधर। इसमें गांधी जी ने इस पुस्तक में हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज शब्द को परिभाषित किया। स्वराज शब्द क्या कर रही है, सुनिए, इधर उधर कर रहे हैं आप लोग। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज शब्द को परिभाषित किया। स्वराज शब्द, स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वराज का मतलब क्या होता है। स्वराज शब्द को गांधी जी ने परिभाषित किया और गांधी जी का मानना था कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आनी चाहिए हर क्षेत्र में। और हिंद स्वराज नामक अपने पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया। बांझ औरत मतलब वह औरत जिसको संतान नहीं होता, जिसको बच्चा नहीं होता है, बांझ औरत। मतलब गांधी जी यह कहना चाहते थे कि जो ब्रिटिश संसद है उसकी प्रोडक्टिविटी शून्य है। मतलब ब्रिटिश संसद कोई काम लायक नहीं है। और महात्मा गांधी लंदन से फिर वापस लौटे। फिर से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर अपने प्रयास को लगातार उन्होंने जारी रखा। और फिर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय महात्मा गांधी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका आए थे। उनका समर्थन गांधी जी को मिला और गांधी जी लगातार आवाज उठाते रहे और अंततः गांधी जी के प्रयासों की वजह से ही ब्रिटिश संसद ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार देने हेतु इंडियन रिलीफ एक्ट
1914 पारित किया। इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित किया और इस इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उसका हक और अधिकार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उसका हक और अधिकार दिया गया। और जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार मिल गया, तब गांधी जी को लगा अब तो जिस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे थे उसकी तो पूर्ति हो गई है, उसकी तो पूर्ति हो गई है। तत्पश्चात महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना बोरा बिस्तर समेट लिए और अब बोरा बिस्तर समेट कर वापस भारत आ गए। महात्मा